शिष्यवृत्ति परीक्षा 8वीं कक्षा विषय गणित और गणित विषय के अंतर्गत हमारा घटक चल रहा है तीसरे घटक में हम भूमिति या ज्योमेट्री रेखा गणित पर आधारित कुछ उदाहरणों को, कुछ टॉपिक को, कुछ उपघटकों को हम देख रहे हैं। तो हमारा आज का उपघटक या मुद्दा है 3.3 वृत्त से संबंधित चाप, उसके वृत्तखंड और उसके क्षेत्रफल से संबंधित कुछ उदाहरणों को हम देखेंगे। टॉपिक शुरू करने से पहले हम इस स्कॉलरशिप वर्ग क्लास के परीक्षा के स्वरूप को समझ लेते हैं। तो परीक्षा का स्वरूप कुछ इस तरह से होता है। शिष्यवृत्ति परीक्षा, स्कॉलरशिप की परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, 2 प्रश्न पत्र होते हैं, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख ही रहे हैं। प्रश्न पत्र पहला, पेपर 1 प्रथम भाषा फर्स्ट लैंग्वेज, जो कि गणित के साथ जुड़ा होता है, अर्थात 2 भागों में प्रत्येक प्रश्न होता है। पहला पेपर भाषा और गणित विभाग मिलाकर होता है। दूसरा प्रश्न पत्र तृतीय भाषा थर्ड लैंग्वेज और बुद्धिमत्ता इंटेलिजेंस पर आधारित यह कुछ प्रश्न होते हैं इसमें। तो यह भी 2 भागों में बटा है, अर्थात 2 प्रश्न पत्र 4 भागों में बटे होते हैं। तो कुल मिलाकर 2 पेपर होते हैं। हमारा जो विषय है, ये वीडियो है, वह पहले पेपर में जो गणित विभाग है उस पर आधारित होता है। तो पहले पेपर में और दूसरे पेपर में इसी तरह प्रश्न संख्या होगी। 25 प्रश्न पहले विभाग में, जो कि लैंग्वेज भाषा पर आधारित है, और दूसरा विभाग गणित या बुद्धिमत्ता होगा तो वह 50 प्रश्न होते हैं। उसमें कुल मिलाकर 75 प्रश्न होते हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसका मतलब हुआ कि 25 प्रश्न जो लैंग्वेज पर है, भाषा पर है, वह 50 अंकों का होगा, और जो दूसरा विभाग गणित अथवा बुद्धिमत्ता होगा तो उसमें 50 प्रश्न के लिए 100 अंक निर्धारित होंगे। कुल मिलाकर 75 प्रश्न 75 क्वेश्चंस पर 150 अंक निर्धारित किए गए हैं, और दोनों प्रश्न पत्र को हल करने के लिए समय 90 मिनट का 1.5 घंटे का मिलता है। अलग अलग 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर पर हम चर्चा करेंगे। पहले पेपर में भी हम गणित विभाग पर ही चर्चा करेंगे। तो गणित विभाग में भी जैसा कि हमने देखा 50 प्रश्न 100 अंकों के लिए होते हैं। हर प्रश्न के उत्तर के लिए 4 पर्याय दिए गए होते हैं, और कक्षा 8वीं जो है, इस कक्षा में अधिकतम 20% प्रश्न ऐसे होंगे जिसके 2 हल होंगे, और प्रश्न में वह लिखा गया होगा कि 2 विकल्प चुनिए, 2 पर्याय चुनिए, तो हमें दोनों पर्याय चुनना होगा। 20% प्रश्न का मतलब हो गया कि 10 प्रश्न गणित में, 5 प्रश्न भाषा में हो सकते हैं। तो सही पर्याय चुनते समय दोनों पर्याय को चुनना बहुत आवश्यक है। एक पर्याय चुनने पर वह उत्तर गलत माना जाएगा। कैसे चुनना है? उत्तर पत्रिका कुछ इस तरह से होती है। प्रश्न क्रमांक लिखे गए होंगे 1 से 75 तक। उसके सामने 4 ऑप्शन होते हैं। उनमें से हमें जो पर्याय सही होगा उसी को चुनना है, उसी को भरना है। मान लीजिए पहले प्रश्न का पहला और तीसरा पर्याय सही है, तो पहले और तीसरे को हम ब्लू अथवा ब्लैक पेन से उसको डार्क कर देंगे। उस वृत्त के सर्कल के बाहर इंक न जाने पाए, ध्यान रखें। उसी प्रकार चौथा सही है अगर दूसरे प्रश्न का, तो चौथा को ही चुनेंगे, एक ही चुनेंगे। 5वें में अगर 2 पर्याय सही है तो दोनों चुनना है, दूसरा और चौथा अगर सही है तो। और यदि दूसरा तीसरा सही है 8वें प्रश्न में, तो हम दूसरे और तीसरे को ही चुनेंगे। अन्य पर्याय पर किसी भी प्रकार का इंक या स्याही नहीं लगाएंगे। तो ब्लू और ब्लैक, यही 2 ही इंक को चुनना है, 2 ही पेन से लिखना है हमें। एक बार में एक ही पेन का उपयोग करें।
पूरे पेपर में। ऐसा नहीं कि कुछ प्रश्न ब्लू से कुछ प्रश्न ब्लैक से, ऐसे हल नहीं करने हैं। अन्य किसी भी प्रकार का रंग अगर है लाल, हरा, पीला इत्यादि, तो उस पर कोई अंक नहीं मिलेगा क्योंकि वो चेक ही नहीं होगा। तो 3.3 या 3.3 वृत्त, चाप, वृत्तखंड और क्षेत्रफल, इसी उपघटक के अंतर्गत हमारा आज का यह लेसन होगा। सबसे पहले वृत्त क्या है, तो वृत्त में एक केंद्र या कोई एक बिंदु जिससे किसी दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं का समूह। मान लीजिए O से P एक दूरी है और उसी दूरी पर O के चारों ओर असंख्य बिंदु हो सकते हैं। इस तरह से सब OP के बराबर ही होंगे उसकी दूरी, उनकी दूरियां। तो ये त्रिज्या हो गई और बिंदुओं का जो समुच्चय है वह वृत्त हुआ। तो OP त्रिज्या और वो जो क्षेत्र है घिरा हुआ बाहर का हिस्सा हुआ वृत्त है, अंदर का वृत्ताकार क्षेत्र हरे रंग में। और जिस बिंदु से यह बना है वह केंद्र कहलाता है। और ये सारे बिंदु वृत्त पर स्थित बिंदु हैं। अब वृत्त पर स्थित बिंदु, कोई भी दो बिंदु को जोड़ने वाला जो रेखाखंड है उसे वृत्त की जीवा कहते हैं। ये हमने पहले भी जाना है बच्चों, इसलिए इसके बारे में हमें डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन वृत्त के भागों को, घटकों को हमें जानना जरूरी है, याद करना जरूरी है। तो वृत्त पर स्थित दो बिंदु को जोड़ने वाला रेखाखंड जीवा। उसी प्रकार C और D भी वृत्त पर स्थित दो बिंदु हैं, लेकिन यह भी जीवा ही है। फर्क क्या है, यह केंद्र से होकर जा रही है, सबसे बड़ी जीवा है। इसे व्यास कहते हैं, जो कि त्रिज्या का दुगना होता है। उसके बाद जैसा कि आप देख रहे हैं, वृत्त का केंद्र O, त्रिज्या R, वृत्त पर स्थित बिंदु P है। तो अंदर का जो भाग पीले रंग में दिखाई दे रहा है वह उसका क्षेत्र है वृत्त का, और उस क्षेत्र के माप को उसका क्षेत्रफल कहते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल, जो कि पाई गुणे R का वर्ग यानी त्रिज्या वर्ग के बराबर होता है। पाई का मान 22/7 या 3.14 जो भी है प्रश्न में वो दिया गया होता है। और उसका बाहरी हिस्सा किनारा यह जो है क्षेत्र के अलावा, यह वृत्त की परिधि कहलाती है। C अक्षर से दर्शाते हैं और जिसे निकालने के लिए पाई गुणे D यानी 22/7 गुणे D यानी उसका व्यास के बराबर होता है, या पाई गुणे व्यास क्या है 2 त्रिज्या, तो 2 पाई R के बराबर होता है। 2 गुणे पाई R या पाई गुणे D, यह परिधि का मान या परिधि की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र बनता है। अब ध्यान से देखें तो हमें परिधि और क्षेत्र दो भाग मिले वृत्त के। क्षेत्र का टुकड़ा है वो वृत्तखंड कहलाता है। देखिए पूरे क्षेत्र को किसी रेखाखंड द्वारा या जीवा द्वारा दो भागों में बांटा जा सकता है। तो यहाँ पर दो भाग बट गए वृत्तखंड, एक बड़ा दिखाई दे रहा है एक छोटा, तो बड़े वाले को दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे, उसी में वृत्त का केंद्र होता है। छोटे वाले को लघु वृत्तखंड कहते हैं। ठीक उसी प्रकार परिधि के टुकड़े के बड़े वाले टुकड़े को वृत्त का चाप, बड़ा टुकड़ा है तो दीर्घ चाप, और छोटा टुकड़ा है तो लघु चाप कहलाता है। दीर्घ चाप लघु चाप को जोड़ेंगे तो वृत्त बन जाता है। वृत्त का केंद्र दीर्घ चाप के अंदर ही होता है। तो यहाँ पर लघु चाप और वृत्त दीर्घ चाप पर हम चर्चा कर लेंगे। चाप कोई भी हो उसके दो अंत बिंदु होते ही हैं, और चाप जो है किसी न किसी वृत्त का एक भाग या टुकड़ा ही है। लघु चाप को ध्यान से देखेंगे तो उसके दोनों अंत बिंदु से केंद्र पर एक
कोण बन सकता है दो त्रिज्याओं के कारण। तो यहाँ दो त्रिज्या और चाप का अंत बिंदु से एक कोण बना है। केंद्र पर बने इस कोण को केंद्रीय कोण कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ दीर्घ चाप जो है लाल रंग में दिख रहा है, उससे भी एक केंद्रीय कोण बनता है जो कि 180 अंश से बड़ा ही होगा। रिफ्लेक्स एंगल है यह, केंद्रीय कोण ही हुआ वो। चाप का नाम हम चाप के अंत बिंदु और चाप के बीच कोई एक बिंदु लेकर तीन बिंदु के रूप में हम दे सकते हैं। तो लघु चाप में एक x बिंदु है, उसका माप यानी चाप AXB का माप केंद्रीय कोण के संगत केंद्रीय कोण के बराबर होगा। तो जो माप कोण AOB का होगा वही माप चाप AXB का होगा। तो यहाँ पर दीर्घ चाप APB का माप क्या होगा? तो लघु चाप को घटा देंगे 360 में से, क्योंकि पूरे वृत्त का माप 360 है। तो उसमें से केंद्रीय कोण AOB को घटा देंगे, या जो 360 पूरे वृत्त का माप है उसमें से संगत लघु चाप के माप को घटा देंगे। तो बचा हुआ दीर्घ चाप का माप अपने आप निकल आएगा। अब देखते हैं, यह एक दीर्घ चाप है APB। उसके अंत बिंदु A से एक किरण इस तरह से जा रही है और B से एक किरण इस तरह से जा रही है कि वो दोनों किरण उस चाप पर बिंदु P पर मिल रहे हैं, यानी एक कोण बना रहे हैं। तो चाप के अंत बिंदुओं से लेकिन चाप के अंतर्भाग में यह एक कोण बना है P। कोण P दिखाई दे रहा है, इसे कहेंगे इस चाप APB के अंदर बना हुआ कोण है, इसलिए कोण APB जो है वो चाप APB में अंतर्लिखित कोण होता है। तो अंतर्लिखित कोण है। अंतर्लिखित कोण क्या करता है? जो चाप दिखाई दे रहा है APB बड़ा वाला, उसके अलावा जो लघु चाप है उसको वो काटता है, यानी लघु चाप AXB कोण द्वारा कट जाता है, खंडित हो जाता है। इसलिए चाप AXB कोण APB द्वारा अंतः खंडित चाप है। कोण के अंतभाग में खंडित हुआ चाप है AXB। तो अंतर्लिखित कोण और अंतःखंडित चाप, ध्यान देंगे हम दोनों में क्या अंतर हुआ। और अंतर्लिखित कोण जो है उसका माप क्या होगा? उस कोण द्वारा अंतःखंडित चाप के माप का आधा होता है। तो अंतःखंडित चाप का माप अंतर्लिखित कोण का दुगना हो जाएगा, क्योंकि अंतर्लिखित कोण अगर चाप का आधा है तो इसका मतलब चाप का माप उस अंतर्लिखित कोण का दुगना होगा। दोनों का अर्थ एक ही हुआ। यदि कोण P 55 है तो निश्चित है कि जो अंतःखंडित चाप है वो 55 का दुगना होगा, अर्थात चाप AXB जो होगा वह 55 का दुगना मतलब 110 अंश होगा। तो चाप का माप, अंतःखंडित चाप का माप अंतर्लिखित कोण के माप का दुगना होता है, यह हमेशा ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। अब एक चतुर्भुज देखते हैं, स्पेशल चतुर्भुज। क्या स्पेशल या विशेष बात है इसमें? यह चतुर्भुज ABCD है और यह चतुर्भुज जो है उसका जो शीर्ष बिंदु है वो किसी न किसी एक वृत्त से होकर जा सकता है, यानी इन शीर्ष बिंदुओं से एक वृत्त गुजर सकता है। हर चतुर्भुज में ये खासियत नहीं होती है, लेकिन जिस चतुर्भुज में ये खासियत है कि उसका शीर्ष बिंदु एक वृत्त पर होता है, ऐसे चतुर्भुज को क्या कहेंगे? चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज का अर्थ ही हुआ ऐसा चतुर्भुज
जिसके चारों शीर्ष बिंदु से एक वृत्त होकर गुजर सकता है। तो चतुर्भुज ABCD चक्रीय चतुर्भुज है यहाँ पर, और इसकी खासियत ये है कि इसके जो सम्मुख कोण है, इस कोण A के सामने का C और कोण B के सामने का D, इनका योगफल यानी A और C का योगफल 180 अंश या संपूरक होते हैं। तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण हमेशा संपूरक होते हैं, उनका योग 180 अंश होता है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, ये एक विशेष गुणधर्म मिला। इस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। यह वृत्त, केंद्र। अब हम एक विशेष गुणधर्म और देखेंगे, वो जीवा से किससे संबंधित है। तो केंद्र और ये जीवा है, नाम है जीवा AB। केंद्र से अगर जीवा पर लंब डालें, ये हमने लंब खींच दिया, M पर लंब हुआ वह। तो खास बात क्या है इस लंब की कि यह जो लंब है वह जीवा को दो समान भागों में बांटता है। मतलब जीवा AB दो भागों में बट गया, समान भागों में बट गया। AM और BM समान हो गए। तो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जो है उस जीवा को दो समान भागों में बांटता है। रेख OM लंब AB इस आकृति में, तो रेख AM और BM समान होंगे, समद्विभाजित करेंगे। दूसरा गुणधर्म क्या है कि एक जीवा और वृत्त में ये दूसरी जीवा है, जीवा CD। अगर ये दोनों पर खींचा गया जो लंब है केंद्र से, ध्यान से देख रहे हैं, अगर जीवा या लंब दूरी जो समान हो, केंद्र से खींचा गया जो लंब है जीवा पर वो समान है, तो जीवा की लंबाई भी समान होगी। या सर्वांगसम जीवा हो तो लंब दूरी समान होगी। तो अगर जीवाएं सर्वांगसम हैं तो केंद्र से दूरी समान होगी, और केंद्र से दूरी समान है तो जीवाएं सर्वांगसम होंगी एक वृत्त के संदर्भ में। तो सर्वांगसम जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। आकृति में अगर जीवा AB और CD सर्वांगसम है तो लंब दूरी ON और OM भी समान होगा, सर्वांगसम होगा। तो सर्वांगसम जीवाएं यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। सर्वांगसम जीवाएं केंद्र पर जो कोण बनाती हैं वो भी सर्वांगसम ही होंगे। दो जीवा यहाँ सर्वांगसम है, उनके द्वारा जो केंद्र पर कोण बना वो उनके माप समान ही होंगे। तो सर्वांगसम जीवाएं केंद्र पर सर्वांगसम कोण बनाती हैं। जीवा AB और CD अगर सर्वांगसम है तो कोण यहाँ पर COD और AOB ये कोण भी सर्वांगसम ही होंगे। तो सर्वांगसम जीवाएं केंद्र पर सर्वांगसम कोण बनाती हैं। अगला है, यह AB जीवा केंद्र से होकर जा रही है, मतलब AB व्यास है, और इस वृत्त पर दो बिंदु X और Y कुछ इस तरह से हैं जो व्यास के विपरीत और जो वृत्त का हिस्सा है, चाप है, उस पर स्थित है। तो आधा वृत्त बन गया, व्यास के कारण वृत्त आधा हो गया, और उस आधे वृत्त के चाप में जो भी कोण बनेगा व्यास के अंत बिंदु से होकर जाएगा। उस कोण का माप यानी अर्धवृत्त के अंदर बना हुआ जो कोण है वो हमेशा समकोण होगा, 90 अंश का होगा। तो अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा समकोण होता है। इस आकृति में जीवा AB व्यास है, तो चाप AXB तथा चाप AYB जो है वो अर्धवृत्त ही है, और जो कोण बने हैं उस अर्धवृत्त के में
अंतर्लिखित जो कोण है वो समकोण होगा, तो दोनों कोण का माप 90 अंश हुआ, AXB और AYB। अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा समकोण ही होता है। अब चलते हैं इन्हीं गुणधर्मों पर आधारित कुछ प्रश्नों को देखते हैं। पहला उदाहरण देखेंगे। आकृति में रेख AD व्यास है, तो कोण ABD तथा कोण ACD के मान बताओ। तो आकृति को ध्यान से देखेंगे। आकृति में AD व्यास है, कोण ABD कहाँ पर है, BCD इस तरह से बना हुआ है। कोण ABD और कोण ACD का मान या बताना है। तो ऐसे प्रश्नों का हल निरीक्षण द्वारा ही हो जाता है। ऑप्शन जो भी है, आपके पास 4 ऑप्शन हैं, उनमें से जो सही होगा उसे हमें चुनना है। तो निरीक्षण करने पर हमें एक बात पता चलती है कि AD व्यास होने के कारण जो चाप ABD या ACD है वो अर्धवृत्त है और दोनों कोण अर्धवृत्त में ही बने हैं। तो अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा समकोण होता है। तो इस अर्धवृत्त में जो दोनों कोण बने हैं वो समकोण ही होंगे। मतलब ABD और ACD दोनों 90-90 अंश के होंगे। ऑप्शन में तीसरा है, तो तीसरा ऑप्शन सही हुआ। तो हमें कोई हल करने की ज़रूरत नहीं थी, निरीक्षण से ही हमने पता लगा लिया कि अर्धवृत्त में ये बना है कोण, तो समकोण ही होगा। दूसरा उदाहरण देखते हैं। ध्यान से देखेंगे। किसी वृत्त के दीर्घ चाप का माप संगत लघु चाप के माप के दुगने से 30 अंश अधिक हो तो उस लघु चाप का माप बताओ। ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन हमारे पास है। कौन सा सही होगा वह हम देखेंगे। यहाँ पर आकृति की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि दीर्घ चाप और संगत लघु चाप के बारे में पूछा गया है और लघु चाप दीर्घ चाप मिलाकर पूरा वृत्त बनता है, मतलब 360 अंश का माप हो जाता है। तो लघु चाप दीर्घ चाप इन दोनों का योग पूरे वृत्त के बराबर होता है 360 अंश। अब प्रश्न में दिया गया है कि जो दीर्घ चाप है वो संगत लघु चाप के माप का दुगना और दुगने से 30 अधिक है। तो लघु चाप को मानेंगे क्योंकि दीर्घ चाप का माप जो है वो किसके माप से दुगना है, तो लघु चाप जिससे वह दुगना तिगुना ज़्यादा होता है उसी को पहले नापते हैं, मानते हैं। तो लघु चाप x मान लिया। तो दीर्घ चाप क्या है, लघु चाप का दुगना दुगने से 30 अधिक। तो x का दुगना दुगने से 30 अधिक, ये हो गया दीर्घ चाप का माप। दोनों चाप के माप मिल गए और गुणधर्म है दोनों चाप के मापों का योगफल वृत्त के बराबर होगा। तो x और 2x धन 30 इन दोनों का योगफल पूरे 360 के बराबर। समीकरण बन गया, सजाती पदों को जोड़ दिया, 3x धन 30 360, हल करके मिलेगा 360 में से 30 घट गया तो 330 और उस प्रकार हल करने पे हमें मिला x का मान 110। x का मान हमें 110 मिला जो कि लघु चाप है, हमने माना है, इसलिए हमारा उत्तर भी 110 जो कि ऑप्शन में तीसरा है। तो तीसरे को चुनेंगे और भर देंगे। तो हमने यहाँ पर गुणधर्म का उपयोग किया, दीर्घ चाप और लघु चाप का योग 360 अंश के बराबर होता है। अगला उदाहरण है तीसरा, जो कि मई 2021 के स्कॉलरशिप की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। ध्यान से देखेंगे। आकृति में दर्शाए अनुसार वर्ग के चारों शीर्ष बिंदु वृत्त पर हैं। वृत्त की त्रिज्या 7 है और केंद्र O है, तो रेखांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ऑप्शन दिए गए हैं, जो भी सही होगा हमें चुनना होगा। तो पहले आकृति को देखते हैं।
आकृति में है कि एक वर्ग है ये, और इसके चारों शीर्ष बिंदु जो है वृत्त पर है, ये वृत्त हो गया। वृत्त की त्रिज्या 7 है, तो केंद्र हमने मान लिया O, और इसमें रेखांकित भाग जो दिख रहा है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो निरीक्षण करने पे क्या पता चलता है, रेखांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमारे पास कोई सूत्र नहीं है, लेकिन पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर हम वर्ग को हटा देते हैं तो रेखांकित भाग बच जाता है। इसका क्या अर्थ हुआ, तो पहले दी गई जानकारी को ले लेते हैं। वर्ग का विकर्ण और वृत्त का व्यास दोनों एक ही होता है। तो वृत्त का व्यास मतलब उसकी दो त्रिज्या R और R हो गई, 7 के बराबर प्रश्न में दिया गया है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो मैंने बताया कि वृत्त के क्षेत्रफल में से वर्ग को हटा देंगे। चित्र को ध्यान से देखो, बड़ा वृत्त है, उसमें से अगर हम वर्ग को हटा देते हैं तो बच गया रेखांकित भाग का क्षेत्रफल, या रेखांकित भाग ही बच जाएगा। तो हमें वृत्त का क्षेत्रफल निकालना होगा, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना होगा, और वृत्त में से वर्ग को घटाना होगा क्षेत्रफल को। तो शुरू करें। पहले वृत्त का क्षेत्रफल πr² और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग, ये हमें पता है। अब देखते हैं कौन कौन सी जानकारी दी गई है। पाई 22/7, क्षेत्रफल वृत्त का, तो वहाँ त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी, और त्रिज्या R जो है 7 वो प्रश्न में ही दिया गया है, आकृति से भी पता चल रहा है। तो भुजा का वर्ग मतलब 7 × 7। आगे है त्रिज्या का वर्ग 7 × 7। अब वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग, और वर्ग की भुजा अगर नहीं दी गई है तो उसके विकर्ण से वर्ग की भुजा, या कर्ण से उसके वर्ग की भुजा ज्ञात कर सकते हैं। विकर्ण इसलिए कहा क्योंकि जो त्रिभुज है वो समकोण त्रिभुज होता है, विकर्ण कर्ण के कारण, अविकर्ण के कारण कर्ण बन जाता है समकोण त्रिभुज में। तो वो किसके बराबर होता है, तो विकर्ण, वर्ग का विकर्ण का आधा, यानी विकर्ण है 14, 7, उसका आधा, ध्यान से समझेंगे, विकर्ण के आधे का कर्णी 2 गुना, ये ध्यान रखेंगे। तो वर्ग की भुजा अगर नहीं पता है तो विकर्ण के कारण हम भुजा ज्ञात करते हैं, विकर्ण का आधा गुणे कर्णी 2, यह हो गया वर्ग की भुजा हो गई। इसका वर्ग क्षेत्रफल निकालना है ना, ऊपर सूत्र है वर्ग। अब यह जानकारी हो गई, अब हम इसे हल करेंगे। 7 से 7 कट के 22 से 7 का गुणा 154 आ गया, और यहाँ पर 98 आएगा। आप हल करेंगे तो 98 मिलेगा आपको, और घटाने पर 56 आ गया। यह हो गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल, जो कि ऑप्शन में तीसरा है। तो तीसरे को चुनेंगे। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होता है वो इम्पॉर्टेंट है। यहाँ करना है क्षेत्रफल में से, वृत्त के क्षेत्रफल में से वर्ग को घटाना है, तो हमें वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल निकालकर अंतर ले लेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। मई 2021 में ही आया हुआ एक प्रश्न और है, ध्यान से देखेंगे। आकृति में ABCD चक्रीय चतुर्भुज है, किरण BC। अब पहले आकृति को देखते हैं। हाँ, अब यह चक्रीय चतुर्भुज ABCD है, उसमें किरण BC भी दिखाई दे रहा है। E पर इस प्रकार है कि BCE यानी BCE मध्यता है, ये एक स्ट्रेट सरल रेखा या किरण बन गया। BCE, C बीच में है, B और E के कहीं, और DCE 95 दिया गया है। तो DAB का मान ज्ञात करना है, 4 ऑप्शन है। तो मान किसका ज्ञात करना है, DAB का। DCE 95 दिया गया है आकृति में, और DAB कितना है ज्ञात करना है। बहुत ध्यान से निरीक्षण करने पे हमें क्या पता चल रहा है कि चतुर्भुज चक्रीय है, पहले ही कहा गया है। और उस A को अगर X मानते हैं
और C उसके सम्मुख कोण को y। तो ये जो सम्मुख कोण होते हैं चक्रीय चतुर्भुज के वो संपूरक होते हैं। तो इनका योग कितना होगा? चक्रीय चतुर्भुज है इसलिए इनका योग 180 होगा, बराबर। ये पहला गुण हमें पता है। अब दूसरा भाग देखते हैं जहाँ पर 95 और y है। ये एक सरल रेखा पर बना कोण है, इसे हम रेखीय युगल कोण कहते हैं। और रेखीय युगल कोण 95 और y जो है रेखीय युगल कोण है। इनका योग भी 180 होता है, ये हमने जाना है कोण रेखा वाले लेसन में और हमने पहले से सीखा है। तो x प्लस वाई 180 है और 95 प्लस वाई भी 180 है, मतलब x प्लस वाई और 90 प्लस वाई दोनों बराबर हुए क्योंकि दोनों 180 हैं। और निरीक्षण करने पे पता चल रहा है कि y कट गया तो x बराबर 95 आ गया। बहुत ज़्यादा हमें हल नहीं करना था, केवल निरीक्षण से भी हमने इसे देख लिया। x का मान 95 आया जो कि दूसरा ऑप्शन है। इस तरह दूसरा हमने चुन लिया। आगे बढ़ते हैं मई 2021 का और एक प्रश्न। त्रिभुज ABC की भुजा AC को व्यास माना। AC व्यास है, बहुत अच्छा। और त्रिभुज ABC की वो भुजा भी है। अर्धवृत्त बनाया गया है, अर्धवृत्त की परिमिति दी गई है, उसमें BC AO OC ये समान दिया गया है। हमें त्रिभुज की परिमिति ज्ञात करनी है। थोड़ा सा लंबा प्रश्न है लेकिन आसानी से आप समझ जाएंगे कैसे हल करना है। पहले निरीक्षण करेंगे हम ध्यान से। तो ध्यान से आप आकृति में देखो तो यह एक परिधि का आधा है, वृत्त की परिधि का आधा, और ये व्यास है, यानी ये कुल मिला के अर्धवृत्त बन गया, बराबर। इस तरह से हम बाहर निकाल कर देखते हैं तो ये आकृति बनती है जिसमें ये दोनों त्रिज्या है R, क्योंकि वो भुजा AC व्यास है तो ये RR त्रिज्या हो गई। और ऊपर जो है वो परिधि का आधा है, मतलब C/2 है। ध्यान से समझेंगे बच्चों। तो परिधि का आधा ऊपर वाला हिस्सा जो चाप है और नीचे व्यास है। तो इस पूरे अर्धवृत्त की परिमिति क्या होगी? परिमिति मतलब बाहर की पूरी लंबाई। तो उस परिधि की, अर्ध परिधि की लंबाई और व्यास की लंबाई को जोड़ेंगे तो पूरे अर्धवृत्त की परिमिति मिलती है, ये ध्यान रखेंगे। BC AO OC ये तीन भुजा समान दिखाया गया है और तीन रेखाखंड समान है। कौन कौन से? तो ये R त्रिज्या हो गई और BC जो है वो त्रिभुज की भुजा वो भी R के बराबर ही है। और यह परिधि का आधा हुआ। तो त्रिभुज की भुजा की लंबाई मिल जाएगी, तब हमें त्रिभुज की परिमिति मिलेगी। और त्रिभुज की भुजा की लंबाई कैसे मिलेगी अब हम यहाँ पर देखते हैं। तो पहले अर्धवृत्त की परिमिति निकालेंगे, क्योंकि अर्धवृत्त की परिमिति ही दी गई है तो उसी का सूत्र लगाएंगे। तो परिमिति किसके बराबर होगी? जो परिधि है मैंने अभी बताया, और अर्धवृत्त की परिधि और उसका व्यास दोनों मिलाकर अर्धवृत्त की परिमिति होगी। परिमिति 72 दिया गया है और इस अर्धवृत्त की परिधि जो होगी वो C/2 व्यास 2R के बराबर। अब जो मान दिया गया है उसे ध्यान से देखेंगे। यह 72 है, C 2πr के बराबर होता है बटा 2 और 2R। 72 बराबर 2 से 2 कट गया, πr और 2R। R कॉमन है, पाई धन 2 बच गया कोष्ठक में। इसे हम सरल कर देंगे। 72 बराबर R, पाई का मान 22/7 धन 2। 22/7 धन 2 को हल करेंगे तो आएगा 7 दूनी 14 और 22 36/7।
पक्षांतर करते हुए r बराबर 72/7/36 हो जाएगा। कट गया 72 से 36, 36 से 72, 2 बार कटेगा। 2 × 7 14, r का मान 14 आ गया। और r जहाँ जहाँ है वो देख लेते हैं। r क्या है? तो समकोण त्रिभुज की जो भुजा देख रहे हैं वो व्यास AC है, वह 14 और 14 28 हो गई, और BC भी 14 ही होगी, प्रश्न में पहले ही दिया गया है। अलग से हम उस समकोण त्रिभुज को ही देखते हैं। तो AC हो गया 28 और BC 14, और AB ज्ञात करना है हमें। ये समकोण हुआ क्योंकि अर्धवृत्त में बना यह कोण है वो समकोण के बराबर होता है। समकोण त्रिभुज में 2 भुजा दी गई है, तीसरी ज्ञात करनी है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से हमें अच्छे से पता है, तो हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं, AB का मान ज्ञात कर सकते हैं। सीधे सीधे हम पाइथागोरस का प्रमेय लगा देंगे। तो x² जो हो जाएगा वो कर्ण के वर्ग में से दूसरी जो भुजा है वो घट जाएगी। सरल करने पर हमें मिलेगा 784 ऋण 196, तो घटाने पर मिला 588। और इसको हम अगर व्यवस्थित रूप से वर्गमूल ज्ञात करें तो 588 का पूर्ण वर्ग, 588 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है लेकिन वह 196 × 3 के बराबर है। गुणनखंड से हमें पता चलेगा। और 196 का वर्ग 14 बाहर आ गया और कर्णी 3 हो जाएगा क्योंकि 3 अंदर रह जाएगा। तो x का मान 14 कर्णी 3 आ गया जो कि भुजा AB है। तो भुजा AB हो गया 14 कर्णी 3। तीनों भुजा मिल गई। अब हमें प्रश्न के अनुसार परिमिति ज्ञात करना है त्रिभुज की, तीनों भुजाओं का योग। 28 14 14 कर्णी 3, और जोड़ने पर मिलेगा 14 और 28 42 धन 14 कर्णी 3। तो ये दोनों अब जुड़ेंगे नहीं क्योंकि सजाती नहीं है। तो इस तरह से 42 धन 14 कर्णी 3 पहला ऑप्शन सही है, वो हमने चुना। तो प्रश्न थोड़ा लंबा है लेकिन क्या कैलकुलेशन करना है ये हमें अगर समझ में आ गया तो प्रश्न आसानी से हल कर लेंगे। फरवरी 2019 का एक प्रश्न लेते हैं बच्चों। दी गई आकृति में असंगत कोण पहचानना है और पर्याय चुनना है। असंगत कोण, तो पहले आकृति को देखते हैं। और आकृति में वृत्त है, उस पर कुछ बिंदु हैं और उन बिंदु पर इस तरह से कुछ प्रतिच्छेदित करती हुई रेखाएं जा रही हैं। तो वृत्त पर कोण बनाए जा रहे हैं यहाँ पर, और ये आकृति बनी है। अब क्या करना है? आकृति को ध्यान से देखना है और असंगत घटक पहचानना है ऊपर के ऑप्शन में से। सबसे पहले क्या करेंगे? निरीक्षण ही करना है हमें इसमें चारों का। पहला ऑप्शन क्या है? कोण ACB। कोण ACB कहाँ है आकृति में? यहाँ है। कोण ACB जो है ये अंतर्लिखित कोण है, उसका अंतःखंडित चाप कौन सा है? AB। तो कोण C का माप चाप AB का आधा होगा, बराबर। तो ये C जो है कोण ACB, तो चाप AB का आधा है, या उसके द्वारा अंतःखंडित चाप जो है C द्वारा वो चाप AB है। अब दूसरे में चलते हैं ADB। ADB कहाँ है? तो D पर बना हुआ ADB दिखाई दे रहा है और उसका अंतःखंडित चाप भी AB ही है। ओके, तो ADB द्वारा भी चाप AB ही अंतःखंडित है, उसका माप भी चाप AB का आधा ही होगा। तीसरा CEB, वो कहाँ है? E पर इस तरह से CEB, उसका अंतःखंडित चाप है BC। तो कोण CEB चाप BC का आधा होगा। चौथा ऑप्शन है BFA। कोण कहाँ है?
यह रहा BFA आकृति में, और वह AB चाप को अंतखंडित कर रहा है। तो इसका मतलब कोण BFA यह AB का चाप AB का आधा हुआ। अब ध्यान से निरीक्षण करते हैं तो जो CEB है वो BC का आधा है, बाकी सभी AB के आधे हैं, यानी तीनों समान है, एक अलग है। तो CEB हमारा ऑप्शन असंगत हुआ, जो कि तीसरा ऑप्शन है, और उसे हमने चुन लिया। तो यह रहा आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने देखा भूमिति के अंतर्गत वृत्त से संबंधित कुछ प्रश्न। अगला जो वीडियो होगा बच्चों वो होगा 3.4 त्रिभुज व त्रिभुज के गुणधर्म से संबंधित कुछ मुद्दों को लेकर हम आएंगे। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें।